हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जान रहे थे गांधी से जुड़े हुए संभावित क्वेश्चन। जिसमें पहले क्वेश्चन में अगर जो हमने उस वीडियो में बताया था कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो या और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रणनीति के रूप में सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। देखो, मैंने कहा था कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो आपको लिखने में आसानी होगी। जो हम बताएं उसी मटेरियल को वहाँ पर लिख देना होगा। देखो, यहाँ पर सत्याग्रह लिखा है, सत्याग्रह की जगह हो सकता है वहाँ पर अहिंसा लिखा हो, ठीक है। अहिंसा की जगह सत्य ही लिखा हो, ठीक है। अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आए गांधी जी की रणनीति के बारे में, क्या उनका अहिंसा पर या उनका सत्य पर या सत्याग्रह पर क्या रोल रहा, उसकी भूमिका पर, तो आप इसी तरीके का आंसर लिखिएगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा अपने तरीके से। तो हम शुरू करते हैं। इसका आंसर जो हमने देने की कोशिश की है बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इसे कोई ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, डेविड हार्डीमैन ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, देखो दोनों में से कुछ भी वर्ड लिख लेना, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के संदर्भ में कहा, लाल मुट्ठी वाली क्रांति सफ़ेद मुट्ठी वाली क्रांति के आगे बौनी साबित हुई है। ठीक है, लाल मुट्ठी क्रांति का मतलब आप समझ रहे क्या हुआ। यहाँ पर लाल सलाम की बात हो रही है, यहाँ पर कम्युनिस्ट की बात हो रही है, वो लाल क्रांति की बात करते हैं ना। तो लाल मुट्ठी वाली क्रांति सफ़ेद मुट्ठी वाली क्रांति के आगे बौनी साबित हुई। और सफ़ेद मुट्ठी वाली क्रांति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नमक की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, के सामने बौनी साबित हुई है। क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए यह अवश्य नहीं कि डर, क्रोध, हिंसा का सहारा लिया जाए। यहाँ पर डेविड हार्डीमैन का एक कथन है, उन्होंने ही कहा है कि यहाँ पर सफ़ेद क्रांति काफ़ी बड़ी साबित हुई है। किसके सामने, लाल मुट्ठी वाली क्रांति के सामने। इसलिए यहाँ पर हमें जब सफ़ेद मुट्ठी वाली क्रांति को देखें, वहाँ पर कोई डरा नहीं, कोई क्रोध के साथ कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया, फिर भी वह सफल हो गई है। क्योंकि बल्कि सत्य की ओर आग्रह करते हुए हम अहिंसक रणनीति के द्वारा भी मकसद या लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि गांधी जी का मानना था किसी व्यक्ति के लिए लक्ष्य का पवित्र होना ही, यानी कि उसका होली यानी पवित्र होना ही जरूरी नहीं है लक्ष्य का ही, बल्कि साधन की पवित्रता भी सबसे बड़ा गुण होता है। तो ये छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने देने की कोशिश की, या कहें ये इसका ही आंसर का पार्ट है। इंट्रोडक्शन भी ना कहें तो इंट्रोडक्शन भी हो गया, साथ ही साथ हमने एक थॉट भी दे दिया, किसी का कथन भी दे दिया, रेफरेंस भी दे दिया, और उनके जो सत्याग्रह या अहिंसा के कार्य, सत्य के कार्य को हमने एक बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, जहाँ हमने बताया लाल मुट्ठी वाली क्रांति सफ़ेद मुट्ठी वाली क्रांति के आगे बौनी साबित हुई है। ठीक है, अब आगे चलें तो हम यहाँ कहते हैं गांधी जी ने, थोड़ा सा सत्याग्रह के बारे में बता तो दें। गांधी जी ने रूसी दार्शनिक लुई टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर अहिंसा जैसे मानवीय विचार को आत्मसात किया। ठीक है, लुई टॉल्स्टॉय कहाँ के थे, रूसी दार्शनिक थे जो अहिंसा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते थे। ठीक है, उनसे ही प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने अंदर ही आत्मसात किया। साथ ही जिसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी फर्स्टली जो इसका यूज़ किया गांधी जी ने कहाँ पर किया, 1906 में, यानी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में फैले रंग भेद के खिलाफ इसका उपयोग किया। किसने, गांधी जी ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया। हालांकि गांधी जी के अनुसार मैंने ये सिद्धांत अपने जीवन से सीखा है, यानी उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उसके आधार पर गांधी जी ने सत्याग्रह का, यानी कि इस जो सत्याग्रह या अहिंसा का जो विचार है अपने अंदर आत्मसात किया है। ठीक है, सीखा है, जहाँ मैं भी पुरुष तत्व के अवगुण को धारण करते हुए, यानी कि जो पुरुष आत्मा होती है, पुरुष जो सोचता है ना, उसके अवगुण को धारण करते हुए अपनी पत्नी पर अपने विचार, निर्णय, मांग थोपने का कार्य करता रहा। ठीक है, उन्होंने अपने निजी जीवन, देखो ये सब जो इस तरह की जो कहानी टाइप चीज़ होती है ना, ये MK गांधी वेबसाइट है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई। ठीक है, अहमदाबाद से संचालित होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मैं अवगुण है मेरे अंदर, जो एक पुरुष के अंदर होते हैं, वो किसके ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर विचार थोपना चाहता है, अपने निर्णय थोपना चाहता है, अपनी मांग थोपना चाहता है, उसी के आधार पर वह कार्य करना चाहता है। तो क्या हुआ,
परंतु मेरी पत्नी से सर्वदा इसका विरोध करती है। जो मेरी पत्नी थी वह इसका सर्वदा यानी कि हमेशा विरोध करती रही, वह मेरी मांगों का जो मैं निर्णय अपने ऊपर थोपना चाहता था। और इससे ही मुझे पता चला, इससे ही मुझे महसूस हुआ कि मैं गलती करता हूँ। गलती के प्रति अपनी बात पर अड़े रहना ही सत्याग्रह। देखो यहाँ पर हमने एक रेफरेंस भी देखिए, लुई टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। फिर हमने यहाँ पर कहा कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर इन्होंने पहले इसे यूज़ किया। फिर हमने कहा निजी जीवन में कैसे इनके सामने अपनी पत्नी से जो प्रभावित होकर के, तो हमने पूरा खाका तय कर दिया आपके लिए। अब वहीं आगे चले तो यहाँ पर हमने लिखा है वहीं इसका उपयोग, देखो भारतीय राजनीति यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही तो इसका उपयोग किया ना, उसे बताने की थोड़ा हम कोशिश करेंगे। इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह से लेकर आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने तक जारी रहा। हम देखते हैं ना कि चंपारण में भारत में इसका उपयोग मिलता है सत्याग्रह का। फिर हम देखते हैं जब भारत आज़ाद हो जाता है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता लाने के लिए वह अनशन पर बैठ जाते हैं, सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, एक दूसरे को हिंसा ना करें, उसे रोकने के लिए, ठीक है, उन दोनों के बीच एकता लाने के लिए। तथा भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुए पूना समझौते के बाद अब तक होने वाले सामूहिक सत्याग्रह का, देखो ये सब सामूहिक सत्याग्रह थे, हिंदू मुस्लिम एकता वाला हो, चंपारण सत्याग्रह बहुत भीड़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ जब गांधी जी अंबेडकर से मुलाकात करते हैं और पूना पैक्ट समझौता हो जाता है तो गांधी जी को भी एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसके आधार पर जहाँ हमने सामूहिक सत्याग्रह का उपयोग व्यक्तिगत, देखो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ध्यान देना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में बदल दिया, जिसे हम हरिजन यात्रा के नाम से भी जानते हैं। देखो इसमें क्या था, इसमें यही था ना, गांधी जी और अंबेडकर के जो पूना पैक्ट हुआ तो उन्होंने जान गए कि हाँ हरिजनों के अधिकारों के लिए हमें कुछ करना होगा, उनके लिए सम्मान के लिए कुछ करना होगा। जब गांधी जी के सामने ये कहा अंबेडकर ने कि बापू हम हिंदू कैसे, ना तो उन्हें हिंदुओं वाले अधिकार दिए जाते, ना सम्मान दिया जाता है, ना समाज में एक प्रतिष्ठा उन्हें दी जाती है, सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर गांधी जी ने कहा कि हमें अपने दलितों को, हरिजनों को, जिन्होंने हरिजन कहा उन्होंने, इन्हें एक विशेष सम्मान समाज में देना होगा, उन्हें वो समान अधिकार और सम्मान देना होगा। इसलिए वह व्यक्तिगत सत्याग्रह की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके लिए? हमारे इस जो पिछड़े समाज है हरिजनों के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपने देखा होगा वो जगह जगह पर बड़े बड़े नेताओं अंग्रेजों के वहाँ पर जाते थे, उनके वहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। तो और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को अगर आपसे, ये तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया कि सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे ने गांधी जी के एक व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपनाया था, ठीक है। इस तरीके की, इसका मतलब क्या हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ये अवश्य नहीं कि एक बड़े जनता भीड़ गुट के साथ, जो एक बड़ी जनता मास के साथ, भीड़ के साथ, गुट के साथ अपनी मांगों और अधिकारों के लिए लड़ा जाए, अपितु आपका मुद्दा सत्य है के धरातल पर सटीक रहता है तो व्यक्तिगत रूप से भी हम अहिंसक तरीके से विरोध जता सकते हैं। यही व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ठीक है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक आदर्श नागरिक का गुण होना चाहिए। गांधी जी ये कहते थे जो एक नागरिक होता है ना, सत्याग्रह उसके आदर्शों में शामिल होना चाहिए, कि उसकी जो नैतिक संहिता है ना उसमें एक सत्याग्रह शामिल होना चाहिए, उसके आदर्श नागरिकता के गुण के रूप में, जो सत्ता को नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए सत्ता के सामने कभी नहीं झुकना, अगर वह गलत कर रही है तो उसका उपयोग वह जरूर कर सकता है, अपने आदर्श नागरिकता के गुण में वो शामिल कर सकता है। हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि सत्याग्रह के तरीके और विधि, ठीक है। सत्याग्रह के कुछ तरीके कैसे बताएं, उपवास हमने उसमें शामिल किया, प्रार्थना उसमें शामिल की है, प्रतिज्ञा करना, चाहे वो प्रतिज्ञा प्रशासन से हो, सरकार से हो, किसी व्यक्ति से हो, या हड़ताल द्वारा, ये भी एक सत्याग्रह का रूप हो सकता है। किसी फैक्ट्री में जहाँ पर उनकी पूरी तरीके से तनख्वाह नहीं दी जा रही, बोनस नहीं दिया जा रहा, तो हड़ताल भी कर सकते हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को मनवाना, धरना देना या अनशन करना, आमरण अनशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी रणनीति तरीके हो गए सत्याग्रह के तरीके, जो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में बताए हैं, ठीक है। अब अगली बात करें सत्याग्रह की रणनीति का दृष्टिकोण और निर्भरता। आखिर सत्याग्रह टिका किस पे रहता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम भी सत्याग्रह जैसे नागरिक
गुण को अपना सके। हमने कहा ना, गांधी जी से नागरिक गुण बताया, एक नैतिक और आदर्श नागरिक गुण बताया, तो कैसे हम इसे अपना सकते हैं, कैसी इसकी रणनीति होती है, उसे जरा जान लें। सत्याग्रह व्यक्ति को अचेतन से संचेतन की ओर आग्रह करता है, यानी कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की ओर आग्रह करता है। वह व्यक्ति को जगाता है कि सत्य क्या है, वह सत्य को जाने और सत्य के तहत ही आगे बढ़े। चाहे हमने पता था ना पिछली वीडियो में, चाहे वो सत्य आस्तिक का हो या नास्तिक का हो, कि सत्य ही ईश्वर है। तो उस उत्तर आधुनिकता वाले व्यू से भी आप इसे बता सकते हैं, पूर्व आधुनिक वाले व्यू से भी बता सकते हैं। तो इसके तरीके से सत्याग्रह में क्या बताने की कोशिश करता है, व्यक्ति को संचेतन करता है। ठीक है, अगले आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है, सत्याग्रह आत्मबल, आत्मसंयम, आत्म प्रेरणा का एक त्रिकूट पर निर्भर है। ठीक है, सत्याग्रह जो है हमें आत्मबल देता है कि हम आत्मबल के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ सामने वाले व्यक्ति को ये जता सकें जो आप कह रहे हैं वह गलत है। आत्म संयम, इसमें सत्याग्रह में आत्म संयम भी छिपा होता है कि हाँ, हमें संयम से काम लेना है, किसी सामने वाले व्यक्ति को उसका नुकसान नहीं करना, उसे हानि नहीं पहुंचानी है, उसे चोट नहीं पहुंचानी है, उसे डर नहीं पहुंचाना है, बल्कि उसे उस चीज़ से अवगत कराना है जो वह कार्य गलत कर रहा है। ठीक है, त्रिकोण, इसमें फिर आत्म प्रेरणा, देखो आत्म प्रेरणा ये है कि हम किसी बाहरी दबाव के कारण सत्याग्रह पर ना बैठें, अपनी अंतरात्मा से जो हमें मिलता है उसकी ही आत्म प्रेरणा लेकर के हम अपने अधिकारों के प्रति, सम्मान के प्रति सजग होकर के सत्याग्रह की ओर बढ़ें। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, सत्याग्रह की राजनीति में आत्मपीड़ा, तप, कष्ट सहन करने की क्षमता होती है। इनका कहने का मतलब क्या होता है, जब आप सत्याग्रह पर बैठे होते हैं ना, इसकी रणनीति में आपको ये ध्यान रखना होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको आत्मपीड़ा सहनी पड़ सकती है या पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, कष्ट सहने पड़ेगा, मगर आपको झुकना नहीं है, आप सफल जरूर होंगे। कौन कहते थे, गांधी जी। ठीक है, सत्याग्रह की रणनीति में। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम देखें, सत्याग्रह का विचार सम्मुख व्यक्ति सत्ता को विरोधी नहीं बल्कि एक भटका हुआ मानता है। यानी कि सत्याग्रह जो है, गांधी जी ये कहते थे, जो हमारा जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमारा विरोधी नहीं है, बल्कि वह भटकाव हो चुका है, वह अपनी आत्मा से भटक चुका है, अंतरात्मा से भटक चुका है। हमें उसकी अंतरात्मा को जगाना है, और ये काम कौन करेगी, सत्याग्रह करेगा। किसके आधार पर, दो हथियार के आधार पर, सत्य की ओर आग्रह करते हुए अहिंसक रूप से। ठीक है, और उसके उसी गलती से अवगत कराएगा और वह हमारे लिए पक्ष में निर्णय फिर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, सत्याग्रह व्यक्ति में अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रतिक्रिया का भाव है। देखो सत्याग्रह क्या है कि अगर आप सत्याग्रह पर बैठे हैं ना, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके साथ कुछ ना कुछ पीड़ा, अन्याय, शोषण जरूर हो रहा है, अत्याचार जरूर हो रहा है, या सरकार आपके साथ शोषण कर रही है, उसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप में सत्याग्रह आया है। ठीक है, यह वह युद्ध नहीं है, बल्कि क्या है, एक सत्याग्रह है कि आपको ये रियलाइज़ किया जाए कि आप हमारे साथ अपनी नीतियों के द्वारा, निर्णयों के द्वारा अत्याचार या शोषण कर रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अहिंसा और सत्य के कितने करीब हैं। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह ऐसा नहीं कि आप क्या कहते हैं, झूठ मूठ रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक रूप से बैठ गए, मगर आपका एक तो उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य भी सत्य से करीब होना चाहिए, और अहिंसा का आप कितना यूज़ उसमें किया है, इस बात पर भी आपके सत्याग्रह के सफल होने के चांसेस होंगे। गांधी जी कहा करते थे। फिर अगला पॉइंट क्या है, सत्याग्रह युद्ध के विपरीत नैतिक विकल्प साधन है। इन्होंने कहा है जो ये सत्याग्रह है ना, ये युद्ध के विपरीत है, युद्ध के विपरीत है, जहां हम युद्ध करके दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं ना, बल्कि सत्याग्रह क्या है, हमें दूसरों का दिल जीतना होता है। यहाँ पे उसके आधार पर वो हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक नैतिक साधन इसे कहा है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की बात करें, सत्याग्रह की शुरुआत खुद में बदलाव से शुरू होती है। ठीक है, जो क्या है, गांधी जी कहते हैं ना कि जो दुनिया में आप बदलाव देखना चाहते हो ना, पहले उसे अपने अंदर लाओ। तो इसी सत्याग्रह के द्वारा, इसी अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा क्या कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंतरात्मा को चेंज करो, फिर दुनिया में आप बदलाव लाने की ओर आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका किससे जुड़ा हुआ। अगर मैंने यही कहा कि पेपर में आए रणनीति के रूप में सत्याग्रह, तो आप ये लिख दें, अहिंसा है तो आप ये लिख दें, बस ये चेंज कर दें। ठीक है,
देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, हमने आपको बताया ना कि क्या हुआ कि हम इंट्रोडक्शन भी जोड़ते हैं। कई बार क्या होता है, इंट्रोडक्शन उस क्वेश्चन के आधार पर जोड़ने के लिए हमें कुछ और फैक्ट्स चाहिए होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। जो गांधी जी थे ना, वो गीता के कर्तव्य से प्रभावित थे। गीता हमें क्या देती है, कर्तव्य की भावना हमारे अंदर रखती है। जैसे किशन जी को हम देखते हैं ना, कृष्णा को, तो उसी तरीके से कर्तव्य का भाव हमारे अंदर जगाती है। गांधी जी से प्रभावित थे। जैन धर्म की अहिंसा से भी बहुत प्रभावित थे। कौन? गांधी जी। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म की करुणा से और सहानुभूति से, कि दूसरे व्यक्ति के प्रति भी हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। जो पिछड़ा है, महिला है, सबके प्रति हमें सहानुभूति या करुणा रखनी चाहिए। ये वहाँ से प्रभावित हुए गांधी जी। फिर बाइबल के सरमोन ऑन द माउंट से, जो क्या कहता है, नैतिकता की बात करता है और मानवता की शिक्षा हमें देने की कोशिश करता है। बाइबल का एक वो है, चैप्टर के रूप में कह लें। फिर हम देखते हैं रूसी दार्शनिक लुई टॉल्स्टाई के अहिंसा के विचारों से प्रभावित थे, जो हमने अभी बताया। फिर जॉन रस्किन के सर्वोदय विचार, जो इंग्लैंड के थे, यानी इंग्लिश व्यक्ति थे। जॉन रस्किन के सर्वोदय के विचार से प्रभावित थे, सबका उदय। फिर फ्रांस के हेनरी डेविड थ्योरो के सविनय अवज्ञा से जुड़े विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं निष्कर्ष में या कहीं बीच में जोड़ने हो तो इन फैक्ट को भी आप जरूर याद रखें। अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसे याद रखना जरूरी होता है। ये हमारे इंट्रोडक्शन को, हमारे कंक्लूजन को, हमारे मेन पार्ट को ये मजबूत बनाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिर आपको बताते हैं। विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए गांधी के विचार, यानी कि विश्व शांति और स्थिरता हेतु गांधी जी के विचारों को बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के विचारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में प्रासंगिकता है, क्या उसका कुछ रिलीवेंस है, उसे बताइए। देखो यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की है। देखो यहाँ पर हम ना देशीय स्तर पर भी इन पॉइंटों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे हमारा देशीय स्तर पर भी उसने पूछा या हमारे देश में भी पूछा कि इनके जो विचार है, गांधी जी के विचार हैं, देशीय स्तर पर भी प्रासंगिक है या नहीं, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों को ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लें, अपना इंट्रोडक्शन खुद से भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है, जैसे जैसे व्यक्ति और समाज नए युग में प्रवेश करता है, वैसे वैसे वह अपने प्रति और अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, जैसे नया युग आ जाता है ना, जैसे 20वीं सदी थी, 21वीं सदी आ गई, या मध्यकालीन भारत था, फिर आधुनिक भारत आ गया, तो समय समय के साथ वह और मजबूत होता जाता है। चाहे व्यक्ति की बात करें या समाज की बात करें, यदि हम अपनी जीवन शैली की जांच करते हैं तो हम अपने जीवन के नए चरण को तुलनात्मक रूप से अतीत से अलग पाते हैं। ये 100% बात है, ये पूरी सत्य बात है। हमारे हमारे मुद्दे, अधिकार, व्यवहार में सर्वदा परिवर्तन आता है। जो हमारे मुद्दे रहे, जैसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, पहले ये मुद्दे रहा करते थे, अब क्या मुद्दे आ गए, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे आ गए हैं। और इन्हें पाने के लिए हम हिंसक अहिंसक रणनीति को अपनाते हैं। देखो क्या हुआ, इस लाइन को इसलिए मैंने लिखा है कि जब हम अपना इतिहास देखें, चाहे कोई भी धार्मिक इतिहास देख लें, कोई भी धर्म का इतिहास है ना, हिंसक भी रहा है, अहिंसक भी रहा है। जिसने अपनी सत्ता स्थापित की है, राजा महाराजाओं को देखें तो वहाँ पर हिंसक प्रवृत्तियाँ भी मिल जाएंगी। कोई विशेष धर्म को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है, सब उनके यहाँ पर अहिंसक रणनीति भी देखने के लिए मिल जाएगी और हिंसक भी। हालांकि मानव सभ्यता के शुरुआती समय को देखा जाए तो हम हिंसक तरीके से आगे ज़्यादा बढ़े, याद रखना, हिंसक तरीके से ज़्यादा आगे बढ़े, परंतु धीरे धीरे अहिंसक तरीकों को भी अख्तियार किया है। वैसे ही 21वीं सदी में अपने अधिकारों की प्राप्ति और मुद्दों की सफलता के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पर पूरा रेस कर दिया क्वेश्चन। वैसे ही 21वीं सदी में अपने अधिकारों की प्राप्ति और मुद्दों की सफलता के लिए क्या, गांधी दर्शन, जो हमें गांधी दर्शन क्या देखने के लिए मिलता है, साहित्य, अहिंसा, सत्याग्रह का एक त्रिकूट है, यानी कि त्रिभुज बन गया तीनों का, यही गांधी जी है। यहाँ पर अहिंसा आ गया, यहाँ पर सत्य आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, सत्याग्रह आ गया। इन तीनों का ही त्रिकूट तो गांधी जी का दर्शन है ना। तो सत्याग्रह हमारे आज भी क्या हमारे जीवन में हथियार बने हुए हैं, या हथियार की जगह शब्द यूज़ कर सकते हैं आप, साधन। इसलिए भी यह महत्व रखता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 21वीं सदी को शांति की सदी घोषित किया हुआ है। ठीक है, हमारा मकसद यही होगा, इस पूरी 21वीं सदी में शांति ली जाए, शांति लाई जाए। तो क्या इस 21वीं सदी में गांधी जी के विचार, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह हमारे देश में या विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता ला सकते हैं?
दो गुटों में हो रही लड़ाई को शांत करा सकते हैं। जरा इसकी प्रासंगिकता को, इसकी रिलीवेंस को जान लेते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर दोनों ही स्तरों पर काम करेगा, देशी और विदेशी दोनों ही स्तरों पर। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, जो गांधी जी कहा करते थे, उसी दृष्टिकोण को अपना कर क्या हम शांति और स्थिरता ला सकते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो पहला पॉइंट कहता है विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस के दृष्टिकोण के लिए गांधी जी ने कहा है, या हम विश्व की जगह यहाँ पर देशी स्तर पर राजनीति भी कर सकते हैं। ठीक है, मानवाधिकार, पारिस्थितिकी और विकास के बीच आपसी सहयोग और संतुलन होना चाहिए। देखो गांधी जी का ये कहना था कि मानव अधिकार, हर व्यक्ति को मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, और जिस परिस्थिति में वो रह रहा है, वो पर्यावरण में रह रहा है, जहाँ स्थिति में वो रह रहा है, जिस भूमि पे वह रह रहा है, उस पर उसे अधिकार भी जरूर दिए जाए। ठीक है, और विकास, इन तीनों का ही जब सम्मेलन आपस में हो जाएगा, मिलन आपस में हो जाएगा, तो वहाँ पर शांति अपने आप ही आ जाएगी। मान लीजिए आपने किसी को मानव अधिकार तो दे दिए, जैसे हम बात करें नक्सली घटना को देखें, नक्सली का मुद्दा देखें, मानव अधिकार उन्हें दे दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, मगर जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, जिस भूमि पे वो रह रहे हैं, वहाँ पर आपने बड़ी बड़ी मशीन के द्वारा खनन करा लिया, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़, वहाँ से काला सोना यानी कि ब्लैक सोना आप निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, और उसका अंश उसे नहीं मिल रहा है, और वो उनका विकास नहीं हो रहा, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा, वहाँ पर हिंसा जरूर भड़केगी, वहाँ पर लोग रोष जरूर उत्पन्न करेंगे। उसे रोकने के लिए क्या होगा, हमारे पास ये रणनीति होनी चाहिए कि तीनों का त्रिकुट या तीनों का मेल हम करा सके, मानवाधिकारों का, पारिस्थितिकी का और विकास का। पारिस्थितिकी में वहाँ पर की ज़िंदगी भी देख सकते हैं, या उसकी ज़मीन भी देख सकते हैं, या उनके अधिकार भी देख सकते हैं, या हम इन्वायरमेंट को भी शामिल रख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का संतुलन होना चाहिए, तभी शांति आएगी। देखो बहुत बड़ी चीज़ है, तीन वर्ड के अंदर ही, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जब पेपर में अटैम्प्ट करेंगे ना, तो अच्छे से इसे एक डायग्राम करके इस तरीके से बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो अपने तरीके से, या त्रिभुज बना के लिख सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल बना दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और बीच में लिख दिया विकास, या लिख दिया विश्व शांति बीच में, या देशीय शांति लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विचारधारा और सहिष्णुता। देखो हमारा और आपका एक विचार है, ठीक है, आपको विचार ये है कि हमारे देश में इस तरीके से विकास होना चाहिए, हम आम आदमी हैं, ठीक है, हमारा विचार होता है, हमारी विचारधारा नहीं होती, हमारा एक विचार होता है। ठीक है, विचारधारा क्या हुई, राजनीतिक स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति जो किसी कार्य को कर रहे होते हैं, वो किसी खास विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ गांधी जी का, हमें किसी के विचार आपका और मेरा, एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है, आम जनता है हम, उसके विचार में और राजनीति के विचार, इन दोनों ही स्तर पर जो विचार होता है, दोनों के बीच सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आप मेरे विचार को नहीं मान रहे हैं तो असहमति आप जरूर प्रकट करें, या उसका क्रॉस क्वेश्चन आप जरूर करें, मगर हिंसा ना करें। आपको मेरे भी अधिकारों के रूप में हमारे विचार को समानता या सम्मान देना होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये शामिल किया गया है। और विचारधारा के रूप में, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, चाहे मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे हम हिंदुत्व विचारधारा हो, चाहे किसी मुस्लिम संगठन की अपनी विचारधारा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा हो, सबको सम्मान दे, मगर उसमें अगर हिंसा छुपी है तो उसका विरोध जरूर करें। मगर क्या है, हमें एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखनी होगी, टॉलरेंस रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो हमारे समाज में क्या होगा, अपने आप ही द्वंद्व और टकराव शामिल हो जाएगा। जैसे एक कोट याद आ गया मुझे, यूएन के महासचिव अभी वर्तमान में वो हैं, याद नहीं आ रहा उनका नाम, गुटरस, एंटीनो गुटरस ऐसे करके उनका नाम है। उनका कहना था कि जब ISIS का युद्ध चल रहा था, जो ISIS ईरान इराक में चलित था, उन्होंने कहा कि आज जो हम लड़ रहे हैं ना, वो क्या है, हमारी और आपके बीच की हठ धर्मिता है, कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि हम इतनी मानव जाति ना मरती जा रही है, मानव जाति का ह्रास हो रहा है। तो इसका कारण वो कहते हैं कि हम टॉलरेंस नहीं रहे, हम अपने विचार को प्रबलता से दूसरों पर लादने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, या अपने विचार को दूसरे पर लाद रहे हैं, इसके कारण ही हिंसा आ रही है। और गांधी जी के विचारों को देखें तो वो साफ कहते हैं, विचारधारा के बीच ना सहिष्णुता, टॉलरेंस होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए दूसरे के विचार से भी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाए, ठीक है, तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं,
अहिंसक सेना का निर्माण किया जाए। देखो गांधी जी का ये मानना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली जो अशांति है उसे हल करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए विश्व बिरादरी यानी पूरे वर्ल्ड की जो जनता है या कहें देश है, ठीक है, वो क्या करें, एक अहिंसक सेना का निर्माण किया जाए जो विश्व शांति लाने का प्रयास करे। हिंसा की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक बीमारी है। इन्होंने कहा जो हिंसा की राजनीति है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक बीमारी की तरह है, इसे हमें समाप्त करना है। वो किसके द्वारा, एक अहिंसक सेना बनानी होगी। अहिंसक सेना का मतलब ये होगा नैतिक मूल्यों के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति को समझाना होगा हिंसा हमारे लिए कभी भी साधन नहीं है, हमारी समस्याओं का हल नहीं है। इसलिए हमें जैसे हम देख सकते हैं यूएन के अंदर भी क्या है, पीस कीपिंग फोर्स है, उसी तरीके से देख सकते हैं गांधी जी का ये विचार रहा, ठीक है। हालांकि जो पीस कीपिंग फोर्स है एंड में जाकर के हथियार उठा सकती है, वो अधिकार होता है, पहले वो शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ों का निपटारण करती है। मगर गांधी जी का ये सेना थी कि यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से अहिंसक ही रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा और ईसाइयत के लिए अछूत लेख। देखो ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा बीबीसी का जो एक आर्टिकल था जब इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा था, तो उसे आप पढ़ लेना। उसमें गांधी जी का एक लेख था ईसाइयत के अछूत लेख, उसमें उन्होंने बताया है, गांधी जी का ही लेख था, बीबीसी की एक उस समय मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़ लेना, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लिख देना इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर गांधी जी के विचार इस तरीके से, या बीबीसी की साइट पे आपको मिल जाएगा। बहुत पुराना मुद्दा हो गया जब ये फिलिस्तीन वाला मुद्दा चल रहा था, तो उसमें ये बताया गया है कि गांधी जी ये कहते हैं जो हमारे जो यहूदी लोग हैं ईसाइयत के अछूत हैं, जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में दलितों को, पिछड़ों को अछूत बनाया गया है, वैसे ही भी वह भी अछूत का सामना कर रहे हैं, किसमें, ईसाई धर्म में। और ये बहुत सारी इसमें चर्चा है, अगर आपको ना समझ आए तो हम हमसे पूछ लेना, अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसे ज़रूर पढ़ना क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे, और ये एग्जाम्पल इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि गांधी ने खुद से गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। किसी भी गतिरोध को रोकने के लिए राजनीतिक अधिकार और स्वशासन आवश्यक है। गांधी जी का कहना था कि हम क्या करें, अगर हमें शांति समाज के अंदर लानी है, चाहे वो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति हो, उसे भी वो राजनीतिक अधिकार देने चाहिए। राजनीतिक अधिकार के रूप में कैसे, चुनाव लड़ने का भी और चुनाव में शामिल होने का भी अधिकार उसे मिलना चाहिए, और वह अपने आप स्वशासन कर सके, उसका ये भाव जाग जाना चाहिए। जैसे हांगकांग के अंदर देखें आपने, हांगकांग के अंदर आंदोलन चले, वो किस तरीके के आंदोलन थे, हमने देखा था वहाँ पे येलो अम्ब्रेला आंदोलन भी उसे कहा गया। उन्होंने ये प्रतीक बनाया कि हम अहिंसक तरीके से अपनी बात को मना रहे हैं, हम चीन द्वारा थोपे गए कानूनों का विरोध करते हैं, हम एक पूर्ण लोकतंत्र चाहते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा हम चाहते हैं। तो ये उस तरीके के थे जिसमें वो कह रहे थे हमें स्वशासन चाहिए, खुद से शासन कर सकें, चीनी सरकार हमारे ऊपर किसी तरीके का कानून ना थोपे, ठीक है। एग्जाम्पल भी इस तरीके से आप डालते चलिएगा, ठीक है, जब आप प्रासंगिकता की बात हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना होता है ना कि समाज में इस तरीके की चीज़ें भी हैं जो उस आइडियाज़ को, उस दर्शन को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। अगला है नस्लवाद, उग्रवाद, आतंकवाद का भी हृदय परिवर्तन संभव है। ये क्या कहते थे गांधी जी कि हम नस्लवादी जो लोग हैं ना, नस्लवाद की ओर बढ़ते हैं, दूसरी नस्ल के प्रति विरोध करते हैं, उनका लड़ाई करते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उनका हृदय परिवर्तन करना होगा, उनके मन में आत्म जागृति जगानी होगी, स्वबोध को जगाना होगा, आत्म शुद्धि करनी होगी। हालांकि देखा जाए तो क्या कहते हैं गांधी जी का आइडिया कहीं ना कहीं हो सकता है फ्लॉप हो जाए, क्योंकि तालिबान को अगर हम मनाने जाएंगे, हृदय परिवर्तन उसका कराने की कोशिश करेंगे, इतने में तो हमें गोली से उड़ा देगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर तालिबान खड़ा हुआ है तो इसके पीछे भी हमारी साजिश कहीं ना कहीं रही है। हमारी साजिश का मतलब हुआ अमेरिका और रसिया जैसे लोगों ने भी खड़ा करने के लिए, अगर इतिहास को जाने तो हम भी उसके लिए कहीं ना कहीं गलत हैं। मगर ज़्यादा तौर पर अगर गलत देखें तो इस समय तालिबान है, ठीक है। तो गांधी जी की रणनीति तो यही है कि उनका हृदय परिवर्तन कराया जाए, ठीक है। वैश्वीकरण, और देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, वैश्वीकरण और स्थानीयता यानी कि ग्लोबलाइजेशन और लोकलिज्म। हम कहते हैं ना आजकल हमारे मोदी जी बहुत कहते हैं लोकलिज्म, लोकल इज वोकल। वो क्या है, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे ना, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं ना, वो सीधे तौर पर गांधी जी की ही उठाई भी होती है। जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये कौन कहते थे, सीधे तौर पर तो गांधी जी ही कहते थे, ठीक है। फिर लोकल इज वोकल,
कौन कहते थे? ये भी गांधी जी कहते थे। तो ये गांधी जी के विचार ही हम कभी भी अपने आप को अंदर ना देखते नहीं हैं, मगर कहने को हम देख रहे होते हैं कि गांधी जी के विचार है वो खुद से दे करके गए। उन्होंने कहा था कि जो हम वैश्वीकरण शब्द तो उन्होंने यूज़ नहीं कहा, मगर उन्होंने कहा जो हम आपसी व्यापार कर रहे हैं देशों के बीच वो होना चाहिए, मगर इस स्तर पे होना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास नहीं हैं वह दूसरे देशों से आयात कर लें, जैसे दवाई हो गई या अन्य ज़रूरती चीज़ें होगी कि वह ज़रूरी होती है। मगर वैश्वीकरण को ना इस तरीके व्यापार को हम लालच ना बनाएं, ये हमारे लिए और साथ ही साथ क्या होगा, ये आपसी लोगों के बीच, फिर ये लालच के आधार पर पर्यावरण के बीच और साथ ही साथ हमारे संसाधनों के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि लोकलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, यानी कि लोकल इज वोकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब हम देख सकते हैं जैसे क्या हुआ, वैश्वीकरण क्या देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन जैसे लोग जो है ब्रेग्जिट उससे अलग हो जाते हैं, ब्रेग्जिट आंदोलन के तहत किससे अलग हो जाते हैं, EU से अलग हो जाते हैं। फिर अमेरिका देखें, अमेरिका क्या है, अब खुद वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है, उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी को भी चेंज किया है। तो ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमें लोकलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करें, अगला पॉइंट है संसाधन और हम। पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। देखो गांधी जी का यहाँ साफ कहना था कि हम पृथ्वी हमें इतना देती है कि हम उसे समेट नहीं पाते, मगर क्या है हमारा लालच क्या है ना, वो ख़त्म नहीं होता है। उसके कारण उस इतने सारे संसाधनों को भी ना हम दोहन करते जाते हैं और वो कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहा था कि हम संसाधनों और हमें एक दूसरे के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में शुद्ध हवा, पानी को भी खरीदना पड़ेगा। अब क्या होता है, शुद्ध हवा देखने के लिए मिलती है हमें नहीं, ठीक है, तो अब क्या हमें हवा भी खरीदनी पड़ेगी आने वाले समय में। गांधी खुद कहा था, उस समय कहा था, याद रखो, और आज ये बात लागू हो रही है। पानी को भी खरीद ही तो रहे हैं ना, पानी को हमें इतना पानी खरीदना पड़ रहा है कि बोतल को 10-15 रुपए की एक बोतल आती है, क्या है, शुद्ध पानी को ही तो खरीद रहे हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसका कारण कौन बनेगी, पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता। उनका साफ कहना था कि इसका कारण कौन बनेगी, पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता, जो किस पर है, लालच पर आधारित है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों के दोहन पर आधारित है। गांधी जी इस आइडिया को कहते थे, इसलिए हमें इसे त्यागना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम की घटना पर गांधी जी ने कहा, जब तक दुनिया अहिंसा को नहीं अपनाएगी, देखो जो अहिंसा है ना उसे दुनिया नहीं अपनाएगी तो मानव जाति ऐसे ही आत्महत्या का कारण बनती रहेगी। यानी कि हम खुद से ही अपनी आत्महत्या कर रहे होते हैं जब इस तरीके से बम को, इस तरीके से परमाणु बम को जन्म दे रहे हैं। तो ये हमारी खुद की आत्महत्या है कि हमने खुद ही बनाया, अब खुद ही मरते जा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि आने वाले समय में ये घातक हो सकती है, एक बटन दबा करके हम युद्ध की ओर जा सकते हैं, वो परमाणु बम, इसे हमें रोकना होगा। इसके लिए पूरे वैश्विक स्तर पर आंदोलन चलाना होगा, इसे हमें रोकना होगा परमाणु बम को। ठीक है, यानी कि निशस्त्रीकरण करना होगा, परमाणु निशस्त्रीकरण करना होगा, डिसआर्मामेंट करना होगा। अगले पॉइंट की ओर करें, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर बल देना होगा। तो इस तरीके के पॉइंट इन्होंने रिकमेंड किए हैं, किसने, गांधी जी ने हमें, जिसके आधार पर हम देशीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता ला सकते हैं। ठीक है, दो युद्ध जैसी राजनीतियों से पीछे रह सकते हैं। कुछ और पॉइंट है आप ऐड कर सकते हैं, जैसे निर्जातीयता समस्या हो गई, जैसे निर्जातीय इथनिकसिटी। ठीक है, इसके अधिकारों की चर्चा हर किसी को मिलनी चाहिए, उनकी पहचान का सम्मान करना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, स्थानीय सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, आत्मनिर्भर देश या आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। अगर आपको कोई समस्या हो इन पॉइंट में या और कोई पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर कहिएगा। बाकी समय समय पर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी हो और इससे जुड़ा भी और कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। देखो, आप पॉलिटिकल साइंस के, हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, जो व्यक्ति बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, वो जानबूझ करके भी सपोर्ट नहीं करते, मगर आपसे रिक्वेस्ट होगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।